हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 कृषि के लघु और विस्तृत प्रश्नों को। तो इसके पहले के वीडियो में अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुविकल्पी और अति लघु प्रश्न कराए थे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे लघु और विस्तृत प्रश्न। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम से मिलते रहें। तो अब देखते हैं ये प्रश्न। लघु प्रश्न है पहला, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थात्मक सुधार कार्यक्रम निम्नलिखित हैं, जिनके उत्तर आप यहाँ पे देख लीजिए। पहला, ये कई कारण दिए 10 हैं, इनमें से आप 5-6 जो मेन हैं उनको जरूर याद कर लीजिए। पहले तो किसानों के लिए जो सरकार ने किए हैं वो तो जो चकबंदी करना, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1950 के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया। अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा हरित क्रांति लाने के प्रयास किया। श्वेत क्रांति लाने का प्रयास किया है। बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान किया। किसानों को कम दर पर ऋण देते हैं, ठीक है। ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई है, स्पेशली किसानों के लिए। किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, KCC किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से ये चालू किया गया है, जिसके द्वारा किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें वो अपना खेती संबंधित कार्यों के लिए पैसा निकाल सकते हैं। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा किसानों से संबंधित विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को दलालों को शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य MSP, इसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की गई थी, उसकी घोषणा की जाती है MSP की। कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी सरकार कर सकती है। तो इसमें से आप 10 दिए हैं, लेकिन आप 8 शुरू के 8 नोट कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को थोड़ी देर रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है जो लघु में है, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? क्या कम हो रही है? भूमि, कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। तो भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भूमि के आवासन इत्यादि, आवासन मीन्स घर के लिए, घर मकान बनाने के लिए इत्यादि गैर कृषि उपयोगों और कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। कृषि भूमि में कमी आई है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। भारत में 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर की भूमि आती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा और किसानों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। तो जो दिन प्रतिदिन भूमि कम हो रही है उसके ये उत्तर होगा। इसके बाद देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अभी लघु थे, ये लॉन्ग है। 120 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं आपको। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय बताइए। तो सबसे ज़्यादा भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ संस्थागत और प्रौद्योगिक सुधार किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो इनकी इसको आपको नोट करना है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये मेन पहला है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किसानों के लिए जमींदारी प्रथा एक अभिशाप थी, इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन काश्तकारों को ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया और जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई। दूसरा है खेतों की चकबंदी।
पहले किसानों के पास छोटे खेत थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते हैं, इसलिए छोटे खेतों की चकबंदी करके, चकबंदी क्या होती है, जिसमें छोटे छोटे खेतों को या किसान के बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं खेतों की चकबंदी। फिर इसके बाद एक उपाय किया गया है, वो है हरित क्रांति। सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध कराए, जिसमें विशेषकर गेहूं के, और कृषि की क्रांतिकारी परिवर्तन आया, इसे ही हरित क्रांति का नाम दिया गया है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया है, किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छोटी बड़ी कई सिंचाई योजनाएं शुरू की गई हैं। फसल बीमा योजना शुरू किया गया है। फसलें प्रायः बाढ़, सूखा, आग आदि कारण नष्ट हो जाती हैं, इससे किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती है। इन आपदाओं से बचने के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इसके द्वारा फसल नष्ट हो जाने पर किसानों को पूरा मुआवजा मिलने लगा, जिससे उन्हें सुरक्षा प्राप्त हुई है। सरकारी संस्थाएं खोली गई हैं। किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। ये संस्थाएं किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाती हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा मौसम की जानकारी और कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, तो इन्हें आप नोट करते चलें। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, इसको शॉर्ट में ऊपर भी समझाया जा चुका है, और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है, और खेती में आधुनिक उपकरणों के उपयोग पर बल दिया जाने लगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो ये बातें वही हैं कि किसानों के लिए सरकार ने क्या किया है, ये वही 7-8 पॉइंट हैं, जिनमें मेन है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, खेती की चकबंदी, हरित क्रांति, सिंचाई परियोजनाएं, फसल बीमा योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड और MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये सब 5-6 पॉइंट आपको याद रखने, इन्हीं को डिटेल में आप लिख देंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। फिलहाल आपको उनको नोट कर तो पूरा करना है, जिससे कि आपके पास एक पर्याप्त मैटर रहे एग्ज़ाम के समय के लिए। इसके बाद देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन और है, कि 2 क्वेश्चन ही है बस और ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो देख लेते हैं इनको। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। तो वैश्वीकरण मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में हम ये इस क्वेश्चन में जानेंगे। वैश्वीकरण से तात्पर्य है विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आना। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न चीज़ें एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी, जिससे उच्च कोटि की चीज़ें ही बाज़ार में टिक सकें। वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, कौन कौन से अच्छे प्रभाव हैं ये देखते हैं हम लोग। भारत दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी ज़रूरत का अन्य सामान खरीदने लगा है। दूसरा, विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपने उत्पादन की गुणवत्ता व स्तर बढ़ाने की कोशिश की। वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीज़ों को दूसरे देशों में बेच के अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं, और कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से दूसरे देशों में नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगी, जो पहले संभव नहीं था। तो वैश्विक सहयोग बढ़ा इससे, और एक दूसरे के मार्केट, सभी देशों के मार्केट एक दूसरे के लिए खुल गए। अब इसके कुछ बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं। किसी भी वस्तु का अगर फ़ायदे हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। देखिए क्या क्या इसमें मैंने, विश्व के धनी देशों ने विभिन्न विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला नहीं कर सके और कृषि का काम छोड़ने को मजबूर हुए। तो जो विकसित देश थे, उन्होंने विकासशील देशों के मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश कर ली। विश्व के धनी देश यानी विकसित देश निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं, और वो प्रोसेस फूड बेचने लगते हैं, यानी कच्चा माल लेके और उसके प्रोसेस किया हुआ माल आप विकासशील देशों में बेचने लगे, गरीब देशों में बेचने लगे। तीसरा है, कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य छोड़ना पड़ा, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए।
चौथा है कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया। किसानों ने वही वस्तु पैदा की जिससे बाजार में मांग थी, न कि जनता की आवश्यकता को पूरी करने वाली चीज़ों का उत्पादन किया। कृषि के वैश्वीकरण के कारण ही भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर भूमि बनकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ का वहन करना पड़ा। तो ये तो उसके प्रभाव थे। और 1919 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि इन देशों में कृषि को अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है तो छोटे किसानों की स्थिति सुधारनी होगी। देखिए, जो विकसित देश है वो अपने देश के किसानों को बहुत सब्सिडी देते हैं, तो उनको जो उत्पादन में लागत सस्ती पड़ती है, वो अच्छी क्वालिटी का उत्पादन भी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, पूरे दुनिया में अपना सामान बेच के जो विकासशील देश हैं, भारत जैसे उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनके किसानों को। अब देखते हैं आखिरी जो है क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ, तो इसका उत्तर है भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल ही है। भारत में और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल चावल ही है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। तो सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, उसके बाद कौन है, भारत। ये खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी कि 25 सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर आर्द्रता से भी अधिक की वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके भी उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में पाया जाता है। क्योंकि इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए बारिश वहाँ होनी ज़रूरी है। नदी, घाटी और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। चावल जून जुलाई में बोया जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। ठीक है, तो ये जून जुलाई में बोया जाता है और लगभग आप ये इसको 3 या 4 महीने के आसपास इसको फिर काट लिया जाता है। तो चावल भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो भारत की तो नंबर 1 फसल है और इसकी सबसे ज़्यादा डिशेस प्रचलित रहती हैं, यानी सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल चावल है। और चीन के बाद भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये थे कृषि से संबंधित पूरे क्वेश्चंस। आज के वीडियो में हमने देखे लघु और विस्तृत प्रश्न। तो इस वीडियो को आप देखें, इससे संबंधित सारे जो क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, तो आप इनको देखें और इनको नोट कर सकते हैं। इनको नोट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।